दोबारा आँख खुली तो मैं अस्पताल के सफ़ेद बुर्राक बिस्तर पर था। मरीजों के लिए मखसूस सब्ज़ गाउन नुमा लिबादा मेरे जिस्म पर था और सर पट्टियों में जकड़ा हुआ था। नीरो मेरे बिल्कुल ही करीब बैठी थी। इसके गाल पर भी अभी सोजन बाकी थी। वो मोबाइल फ़ोन पर मध्यम मध्यम सी आवाज़ में किसी से बातें कर रही थी। मेरी खुली आंखें देखकर इसके चेहरे पर इत्मीनान चमका। इसने जल्दी से बात खत्म की और इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। क्यों? मेरे होश में आने के इम्कानात नहीं थे। 100% थे। वही चेक की, CTI स्कैन वगैरह सब नॉर्मल थे। प्लस तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार था। इसके साथ ही वो उठ खड़ी हुई। एक पुलिस ऑफिसर कब से तुम्हारे होश में आने का मुंतज़िर है। डैडी भी इसके साथ हैं। हमने इस बहस के खिलाफ रिपोर्ट रजिस्टर करवा दी है। अपने मुस्टंडुस में जल्दी सुलाहों के पीछे। ये कहकर इसने जाने के लिए कदम बढ़ाए तो मैंने इसका हाथ थाम लिया। इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठाना पड़ी। वो थप्पड़ मेरे दिल पर छपा है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मौका मिला तो इस थप्पड़ का बदला ज़रूर लूँगा। मेरे ख्याल में उस भैंस को लंगड़ा करके तुमने बदला ले लिया है। पुलिस गाड़ियों के सायरन सुनकर जिस तरह वो एक टांग पर फुदकती हुई भागी, वो बड़ा यादगार मंजर था। फिर इसने मेरा हाथ थपकते हुए कहा, और मुझे और डैडी को सारी बात मालूम हो गई है। उस लड़की की तुम्हारे नंबर पर कॉल आई थी। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। मेरे लिए ये चौंका देने वाली खबर थी। क्या कहती थी वो? नीरू ने शरीर अंदाज में झुककर मेरे गाल पर चुटकी काटी। रो रही थी और तुमसे बात करना चाह रही थी, मगर तुम बेहोश थे। कहाँ है मेरा फ़ोन? हाय, हमारे रांझे को हीर मिल गई। अभी थोड़ा सब्र करो, डॉक्टर की इजाज़त के बाद ही तुम्हें फ़ोन मिल सकेगा। नीरू गलतफहमी का शिकार हो रही थी। फिलहाल गलतफहमी दूर करने का वक्त नहीं था। वो कमरे से निकलते निकलते रुकी। हाँ, याद आया, जैसे ने कहा था कि पुलिस वालों को इसके फ़ोन का ना बताया जाए। मैंने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद एक स्याफ़ाम मगर नफीस सी डॉक्टर ने आकर मेरा मुआयना किया और मेरी हालत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। इसके बाद एक बुल डॉग किसी शक्ल का सफ़ेद फार्म पुलिस ऑफिसर आदम का। मैंने इसे सारी तफसील बताई। वो खामोशी से नोट लेता रहा और फिर कुरेद कर सवाल करने लगा। मुझे शक सा हुआ कि इसकी तमाम तर दिलचस्पी जैसे की ज़ात से थी। मैं मुहतात हो गया। जनूबी अफ्रीका में पुलिस की शोहरत भी कुछ अच्छी नहीं थी। करप्शन के मामले में ये लोग हमसे भी ज़्यादा पीछे नहीं थे। खुदा करके पुलिस ऑफिसर रुखसत हुआ तो नीरू और सरदार जी अंदर दाखिल हुए। सरदार जी खूब ऊंचे लंबे थे। पगड़ी के साथ साथ सफ़ेद दाढ़ी और मूछें उन्होंने रंग ली थी। ये कम्बिनेशन इन पर जचता था। अंदर दाखिल होते उन्होंने हाँ के गाई, मुंडिया तू ते छुपा रुस्तम निकले आए। कुड़ी भी सेट कर ली ते सानू खबर ही नहीं होन दी। उन्होंने धीरे से मेरे बाजू पर चिपत लगाई। नहीं सरदार जी, ऐसी कोई बात नहीं। और रहन दे, ऐसी दुख विच चिट्टे कीते हुए नहीं। उन्होंने मूछ को पकड़ कर कहा। नीरो ने शरारत से कहा, डैडी जी ऐते काले ने। उन्होंने नीरो को घूरा तो उसका संजीदा सा मुंह बन गया। इसकी ये नाकाम कोशिश देखकर मैं हंसी रोक नहीं पाया। हमारे सामने बार में अक्सर यही कुछ चलता रहता था। सरदार जी अपने नुकसान पर ज़रा भी हाइफ नहीं थे, बल्कि वो खुश थे कि मैंने ना सिर्फ एक पंजाबी लड़की को सया फामों से बचाया, बल्कि इसे पनाह देने के साथ साथ इसके साथ चक्कर भी चला लिया। वो ये बात सुनने को ज़रा भी तैयार नहीं थे कि ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बेहद खुश थे कि मेरी ज़िंदगी में एक पंजाबी कुड़ी आई है। इन्हें देखकर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। रेड मून की मालिकन का नाम जोजी मालूम हुआ था। वो कई गैर अहलाकी धंधे चलाती थी। इसके असर व रसूख से भी इनकार नामुमकिन था। फिल वक्त वो मंजर आम से गायब थी। पुलिस इसकी रिहाइशगाह और नाइट क्लब का एक से ज़्यादा दफ़ा चक्कर लगा चुकी थी। ये सब मुझे सरदार जी की ज़ुबानी मालूम हुआ। सरदार जी ने डट कर जोजी का सामना करने का ऐलान किया तो मेरा हौसला बढ़ गया। डॉक्टरों ने 24 घंटे बाद आखिरी मुआयना करना था। इसके बाद मुझे घर जाने की इजाज़त मिलने वाली थी। जाते हुए नीरो ने चुपके से मेरा मोबाइल फ़ोन तकिए के नीचे सरका दिया। तन्हाई मुयस्सर आते ही मैंने फ़ोन चेक किया। मेरी फ़ोन बुक में सिर्फ चंद ही नाम थे। अब वहाँ एक और नाम महफूज हो चुका था, पंजाबी कुड़ी। यही नाम रिसीव्ड कॉल का था। जेसिका नंबर यकीन नीरो ने इसी नाम से महफूज किया था। दिल के किसी जज्बे से ज़्यादा मुझे इसकी हैरियत की फिक्र थी। मैंने फ़ौरन कॉल कर दी। नंबर पावर ऑफ जा रहा था। मैंने दोबारा कोशिश की मगर स्टेटस वही रहा। मैंने दोबारा चेक किया, वो व्हाट्सएप पर भी थी। डीपी पर इसने बहुत क्यूट सी बिल्ली लगा रखी थी। मैंने फ़ौरन ही से वॉइस नोट किया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे लिए खाना आ गया। भूख का एहसास हो रहा था। मैंने खाना खा लिया। खाने के कुछ देर बाद ही पसलियों में दर्द की टीसें सी उठने लगी और रफ्ता रफ्ता दर्द बढ़ने लगा। अब तक मैं शायद पेन किलर्स के जरिए असर था, जिसके सबब ये दर्द दबा हुआ था। जोजी ने बड़ी बेदर्दी से मेरी पसलियों पर ठोकरें मारी थी। शुक्र था कि जल्दी एक फरबान दाम सफ़ेद फार्म नर्स मेरे कमरे में आ गई। मैंने दर्द की शिकायत की तो एक मुस्कुराहट के साथ बोली, इसीलिए तो आई हूँ, इंजेक्शन का वक्त हो गया था। इसने पेशावराना महारत के साथ एक इंजेक्शन मेरी नस में उतार दिया और तसल्ली देते हुए वापस चली गई। रफ्ता रफ्ता दर्द दम तोड़ गया। अचानक मेरा मोबाइल फ़ोन गुनगुनाया तो दिल की धड़कन ख्वाम ही बढ़ गई। मैंने फ़ोन जल्दी से उठाया तो स्क्रीन पर नीरो का नाम जगमगा रहा था। मैंने गहरा सांस लिया। नीरो ने मेरी हैरोफियत जानने के बाद पूछा, इससे बात हुई? अंदाज में बेपनाह इश्तियाक था। मैंने जब बताया कि उसका नंबर बन जा रहा है तो वो कदरे मायूस हुई, मगर फ़ौरन ही संभल कर मुझे आस दिलाई, कोई नहीं, देख लेना, वो जल्दी फ़ोन करेगी। इधर उधर की चंद बातों के बाद इसने कॉल काट दी।
موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے غیر ارادی طور پر مجھے اس کی کال کا انتظار تھا. پھر میری پلکیں بوجھل ہونے لگی. شاید یہ اس انجیکشن کا کام تھا جو تھوڑی دیر پہلے نرس نے مجھے لگایا تھا. نہ جانے میں کتنی دیر سوتا رہا. نیند کے عالم میں مجھے احساس ہوا کہ میرا موبائل فون مسلسل گنگنا رہا. نیند کا الوا بے انتہا رہا. میں نے اس گنگناہٹ کو نظر انداز کر دیا. آخر میں موبائل خاموش ہو گیا. دوبارہ سے نیند کی گہری وادی میں اترتے ہوئے دماغ میں جگنو سا چمکا. اگلے ہی پل میری واپسی کا سفر شروع ہو گیا. مجھے تو کسی کی کال کا شدت سے انتظار تھا. ایک جھٹکے سے میری آنکھیں کھل گئی. پنجابی کوڑی کی 4 کالز آ چکی تھی. میں نے فوراً بیک کال کی. دل کی دھڑکن زیر و زبر ہونے لگی. بیل جا رہی تھی. تیسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی. وہ تہذیب کی آواز میں بولی, لگتا ہے سو رہے تھے جھوٹے. ہاں, مگر مجھے جھوٹا کیوں کہا؟ وہ دھیرے سے ہنسی. اس کی ہنسی میں جیسے کوئی راز چھپا تھا. بتاؤں گی, مگر اپنے بارے میں بتاؤ. کیسے ہو آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں اور تمہارے لیے فکر مند ہو رہا ہوں. کہاں ہو؟ ہائے, اس نے ٹھنڈی آہ بھری. اس فکر مندی پر تو جان قربان کرنے کو جی چاہ رہا ہے. میں نے مصنوعی حفقی سے کہا, جو پوچھا ہے وہ بتاؤ. میں بالکل ٹھیک ہوں اور محفوظ ہوں. اس کے لہجے میں چھپی خوشی مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکی. کہاں ہو اور میرے بہت قریب کون ہے؟ تو شاید یہ جان کر تمہاری دھڑکن رک جائے گی, اس لیے یہ نہ جاننا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. اس کا لہجہ دوبارہ سے اسرار کے رنگ میں رنگ گیا. پہلیاں کیوں بھجوا رہی ہو؟ صاف بات کرو. کرتی ہوں, مگر پہلے ایک اہم بات جان لو. میں خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا. لہجہ بھر کے وقفے کے بعد وہ بولی, جوزی بےحد خطرناک اور کینہ پرور عورت ہے. یہ بات تو میں جان گیا ہوں. وہ مضبوط لہجے میں بولا, تم نے صرف آئس برگ کا اوپری حصہ دیکھا ہے. اس کی طاقت تو اثر و رسوخ کا صرف اس بات سے اندازہ لگا لو کہ دنگا فساد, املاک کو نقصان پہنچانے اور تشدد کے سنگین ترین چارجز کے باوجود وہ پولیس کی پہنچ سے دور ہے. میں نے کہا, وہ کہیں روح پوش ہے. وہ ہنسی. میرے بولے شہزادے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کی آمد و رفت محدود ہوتی ہے. ریڈ مون کے لگژری سویٹ میں اس وقت بھی وہ بڑے تم تراک کے ساتھ موجود ہے. میں حیران ہوا, مگر وہاں تو پولیس نے چھاپا مارا ہے. چھاپا مارنے والوں کے منہ نوٹے سے بھر دیے گئے ہوں گے. بہرحال یہ سب کہنے اور تمہیں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ تم محتاط رہو. اسے یقین ہے کہ مجھے تم نے ہی کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے اور میں اس کی ضد بن چکی ہوں. کلب میں میری ایک ہمدرد ہے. اس نے بتایا تھا کہ مجھے کلب میں بے لباس نچوانے کی اس نے قسم کھائی ہے. میری کن پٹیاں سلگ اٹھی. ایسا ہوا تو وہ عورت میرے ہاتھوں ماری جائے گی. یہ کہتے ہوئے مجھے اپنا لہجہ اجنبی سا محسوس ہوا. فولادی عزم نہ جانے کہاں سے آ گیا. اگلے ہی پل وہ بے تحاشا فون کو چومے جا رہی تھی. پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں, وہ مخمور لہجے میں بولی. کاش اس وقت تم میرے سامنے ہوتے. میں بڑی مشکل سے اسے واپس ٹریک پر لایا. وہ سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی. بس میں نہیں جا رہی واپس انڈیا. جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. یہ بیوقوفی نہیں کرنی. ایسا سوچ رہی ہو تو میں اب بھی فون بند کرنے لگا ہوں. اس دھمکی سے وہ ڈر گئی. اس کے 2 پراسرار جملے میری دماغ میں کھلبلی سے مچائے گئے تھے. میں دوبارہ اسے اس طرف لایا تو وہ گہرا سانس لے کر سنجیدہ ہوئی. زندگی بھی کبھی کبھار اتفاقات کا ایسا کھیل کھیلتی ہے کہ بندہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے. اس کی تمہید مجھے بے چین کر رہی تھی. میں نے وہ مشکل خود کو بولنے سے روکے رکھا ہوا تھا. وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی, مجھے اس سوال کا جواب مل گیا کہ اس روز تم نے میری مدد کیوں کی تھی. اس سبب میں نے تمہیں جھوٹا کہا. میں اپنی جگہ الجھ کر رہ گیا. وہ سسرات لہجے میں بولی, تم اس رات میری آواز سن کر پلٹے تھے. حیرت انگیز طور پر میری آواز اور تہذیب کی آواز میں ناقابل یقین حد تک مشابہت ہے. یہ مشابہت اتنی زیادہ ہے کہ قریبی لوگ بھی بڑی آسانی کے ساتھ دھوکہ کھا جاتے ہیں. دماغ کے ساتھ ساتھ میرا پورا وجود ہی سنسنا اٹھا. وہ یہ بات کیسے جان گئی تھی؟ لگتا ہے کوئی انہونی ہو گئی تھی. میں جیسے پتھر کے بت میں تبدیل ہو کر اسے سن رہا تھا. تمہارے اس جملے کا مفہوم مجھ پر اب جا کر آشکار ہوا ہے. میں نے پوچھا تھا کہ تم میری طرف دیکھنے سے کیوں کترا رہے ہو. تم نے بڑے آرام سے کہہ دیا تھا, مجھے دیکھنے سے زیادہ سننے میں دلچسپی ہے. ایسا ہی کہا تھا نا تم نے, گننے؟ وہ ہنسی. میں نے وہ مشکل زبان کو حرکت دی. تم یہ سب کیسے جان گئی ہو؟ وہ سنجیدہ ہوئی. سنا تھا کہ زندگی حیرت انگیز اتفاقات کا مجموعہ ہے, مگر اس حقیقت کو دیکھ بھی لیا ہے. تہذیب میرے بہت قریب موجود ہے. درمیان میں صرف 2 کمرے ہیں. وہ یہیں پورٹ الزبتھ میں ہے. حیرت کے شدید ترین جھٹکے کے ساتھ ہی میں نے پوچھا, یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بولی, موصوفہ کے شوہر نائجیریا میں ایک رگ پر تعینات تھے. مقامی باغیوں نے اس پوری کمپنی کو یرغمال بنا لیا. پھر باغیوں نے ان 22 یرغمالیوں کو ایک جرائم پیشہ گروہ کے ہاتھ بیچ دیا. جرائم پیشہ گروہ انہیں جنوبی افریقہ میں لے آیا ہے. جس کمپنی کے وہ ملازم تھے اس نے باغ دوڑ کی اور بھاری تاوان ادا کیا. موصوفہ کے شوہر اور دیگر یرغمالیوں کے ساتھ اس وقت رہا ہونے والے ہیں اور ان کا استقبال کے لیے پورا خاندان یہاں موجود ہے. میرے سنسناتے ہوئے دماغ میں وہ منظر دوبارہ ابھرا جب پرویز ایک گورے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا. تمہیں یہ تفصیل کیسے پتہ چلی؟ تمہیں تفصیل سے بتاتی ہوں, 5 منٹ انتظار کرو. اس کے ساتھ اس نے کال کاٹ دی. میں جنجلا کر رہ گیا. ماضی کی آندیاں گزرے وقت کو اڑا کر دوبارہ میرے سامنے لے آئی تھی. 7 سمندر پار جانے والی میری قریب تھی. بہت قریب, مگر شاید لامتناہی فاصلے پر بھی تھی. میرے اندر کچھ ٹوٹ کر دور بکھر گیا. وہ میرے لیے نہیں, اپنے شوہر کے لیے آئی تھی. تلخ سا دھواں جو تیزی سے سینے سے اٹھ کر دماغ پر چھانے لگا. وقت گزارنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا. میں اٹھ کر بے چینی سے مؤثر کمرے میں ٹہلنے لگا. انتظار طویل ہوتا جانے لگا تو میں نے خود ہی کال کی, مگر وہ نمبر پاور آف جا رہا تھا. جنجلاہٹ کے عالم میں بڑی مشکل سے میں نے موبائل فون کو دیوار پر کھینچ مارنے سے روکا. البتہ اسے بستر پر ضرور پھینک دیا. کچھ دیر بعد اس کی دوبارہ کال آئی تو میں نے مشکل لہجے کی تلخی پر قابو پاتے ہوئے کہا, اتنی دیر کیوں کر دی؟ وہ قدرے آواز دبا کر بولی, میں ایک بیمار اور معذور خاتون کے ساتھ بطور اٹینڈنٹ کام
काम कर रही हूँ। इसे दवाई देने का वक्त हो रहा था और इसके कमरे में मोबाइल लेकर जाने की इजाज़त नहीं है। मैं खामोश हो गया। वो लहजा भर की खामोशी के बाद बोली, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट से निकली तो बड़ी उलझी हुई थी। ज़रूरी कागजात और नए पासपोर्ट के लिए मैंने सफारत खाने से रब्ता किया, मगर असल परेशानी ये थी कि मैंने ब्लैक मार्केट से सस्ते दामों गैंडे के चंद सींग खरीदे थे। वो एक जगह महफूज हैं, इनसे मुझे हाथ से रकम मिलने की उम्मीद है। ना इन्हें कहीं छोड़कर जा सकती हूँ और ना ही साथ लेकर जा सकती थी। इसके सबब मैंने चंद दिन खामोशी से रूपोश रहने का फैसला कर लिया। सांस लेने के लम्हाती वक्फे के बाद वो दोबारा बोली, तुम से तीसरे ब्लॉक में मेरी एक इंडियन दोस्त रहती है, फैमिली वाली औरत है, पुराना ताल्लुक है और जोजी वगैरह इसके बारे में नहीं जानते। मेरी परेशानी इसके एक बड़े मसले का हल बन गई। वो यूके की एक तेल की कंपनी के मकामी ऑफिसर के यहाँ काम कर रही है। वो इस ऑफिसर की माजूर और बीमार मां के साथ होती है और वो मुश्किल 15 दिन में चंद घंटों के लिए घर आती है। पुरकशिश मुआवजा ख्वाहिश के बावजूद इसे नौकरी छोड़ने नहीं देता। ये कहते हुए अचानक इसने पूछा, सुन रहे हो ना? मैंने मुख्तसर कहा, हाँ। यूके की तेल की कंपनी का सुनते ही मेरे दिमाग में कहानी का हाका वाज़ेह होने लगा। वो मजीद आगे बढ़ी। मेरी वो दोस्त यकसानियत से बुरी तरह उकता चुकी थी और अपनी फैमिली के साथ किसी तफरीही मकाम पर चंद छुट्टियां गुजारने की शदीद ख्वाहिशमंद थी और मुझे एक महफूज ठिकाने की तलाश थी। सो हम दोनों का मसला हल हो गया। चंद दिनों के लिए इसकी जगह मैंने ले ली। तेल कंपनी के ऑफिसर के शानदार विला में पाकिस्तान के दर्जन भर से ज़्यादा मेहमान मौजूद थे। इन्हीं मेहमानों में से एक लड़की को जब मैंने बोलते सुना तो हैरान रह गई। वो मेरी आवाज़ में बोल रही थी। मुझे अपने दिल में टीसे सी उठती महसूस हुई। बेख्तियार मैं सीना मसलने लगा। अपनी धुन में वो कह रही थी, जब मैंने इसका नाम जाना तो मजीद कुरेद लग गई। जल्द ही मुझ पर यह हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि मेरी हम आवाज़ तहजीब कभी तुम्हारी तहजीब रही थी और इसके साथ ये इक़्दा भी खुल गया कि तुमने मेरी मदद क्यों की और मैं और तुम इतने करीब कैसे आ गए। हम आवाज़ होने के सबब तुम मुझ में अपनी गुमशुदा महबूबा को देख बल्कि सुन रहे थे। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं चीख पड़ा, हाँ यही सच है, मुझ पर अब और नश्तर मत चलाओ। साथ ही मैंने महसूस किया कि बेआवाज़ आंसू मेरे रुखसारों पर बह रहे थे। वो खामोश हो गई। इसकी खामोशी तवील होने लगी तो मैंने आंसुओं का गूंज भरते हुए आहिस्ता से कहा, एक और वजह भी थी। क्या? इसने गुलगीर अंदाज में पूछा। तुम मुझे अपनों और गैरों की सताई हुई, अंदर से टूटी हुई अपनी जैसी ही महसूस हुई थी। हमारे दरमियान बेशक मुख्तलिफ रंग में मगर दर्द का रिश्ता था। इस सबब ही मैंने तुम्हें अपना गिरबान भिगोने दिया था। मेरे साथ वो भी रोने लगी। आवाज़ दबाने के लिए इसने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर इसे मेरे आंसू भी महसूस हो गए। रोते रोते वो मुझे चुप कराने लगी और मैं उसे। थोड़ी देर बाद हम दोनों हंस रहे थे। इस पल तहजीब मुझे दूर और वो पंजाबी कुड़ी अपने बेहद करीब महसूस हुई। कुछ देर बाद इसने एक और इंकशाफ किया कि गुज़श्ता 24 घंटों में इसके और तहजीब के दरमियान बहुत सी बातें हुई हैं और तहजीब ये जानकर हैरान हो गई थी कि मैं पोर्ट एलिज़ाबेथ में हूँ, मगर वो मुझसे मिलने की हर किस ख्वाहिशमंद नहीं थी। वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी से खुश और मुतमईन थी और सबसे बढ़कर एक बच्ची की माँ थी। जैसी के पास मेरे लिए तहजीब का एक वॉइस मैसेज भी था। वॉइस मैसेज से पहले इसने मुझे कुछ तस्वीर व्हाट्सएप की। ये तस्वीरों का पूरा एल्बम था। मैंने इन तस्वीरों में तहजीब के कई रूप देखे। ज़्यादातर तस्वीरें यूके के तफरीही मकामात की थी। वो कहीं मॉडर्न लिबास में थी तो कहीं मशरकी लिबास में। इसके साथ एक खूबरू नौजवान भी था। ये हनीमून पीरियड की तस्वीर थी। इसके बाद की तस्वीरों में तहजीब बेहद निखरी निखरी नजर आई। इसके गालों पर गुलाब से खिल उठे थे और वजन कदरे बढ़ गया था। फिर इसकी प्रेगनेंसी के दिनों की तस्वीरें थी। फिर नन्ही सी परी इसकी गोद में थी। बाद की तस्वीरों में वो परी हासी बड़ी हो गई थी। जगह जगह इसका हुबरू शोहर भी मौजूद था। घर, गाड़ियाँ, जो कुछ नज़र आ रहा था वो खुशहाल और खुशखुरम ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ानदान की ज़िंदगी की झलकियाँ थी। मेरी आंखों में जैसे मिर्चें सी भर गई। मैंने तस्वीरों को जूम करके इन्हें बगौर देखा। तहजीब के चेहरे और आंखों में कहीं मुझे मलाल, अफसरदगी की झलक तक महसूस न हुई, बल्कि वो मुझे बेहद खुश और मुतमईन दिखाई दी। मैंने तस्वीर में हमेशा इसे भी अपनी तरह तबाह हाल ही देखा था। शोहर के साथ बाअमर मजबूरी निबाह, अफसरदा और खुद से बेपरवाह, मगर हकीकत तो इससे कतई मुख्तलिफ थी। मुझे लगा कि मोहब्बत का सारा हसारा मैंने अपने ही कंधों पर उठा रखा है। वो इस बोझ को बहुत पहले ही अपने कंधों से झटक चुकी थी। फिर इसका ऑडियो मैसेज सुना। इसकी आवाज़ सुनते हुए धड़कनों ने ज़रा भी शोर न मचाया। शायद दिल पत्थर का सा हो गया था। शाह, हमारे दरमियान जो कुछ था मेरी शादी की हामी भरते ही ख़त्म हो गया। मैं समझती हूँ स्टूडेंट लाइफ का वो एक वक्ती उबाल था जो वक्त के साथ साथ बैठ गया, मगर जैसे कि ज़बानी मालूम हुआ है कि तुम अभी तक इसी उबाल के ज़ेर असर हो। सच पूछो तो हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। हॉस्टल के आखिरी दिनों ने ज़िंदगी की माशी सख्तियों से मुझे आशना किया। सच पूछो तो इन दिनों को याद करके मुझे फैसला करने में आसानी हुई थी। ये अच्छा हुआ कि हम एक ना हो सके। हमारी तो जैसे तैसे गुजर जानी, मगर शायद हम अपने बच्चों को वो शानदार मुस्तकबिल ना दे पाते जो अब कम अज़ कम मैं दे पाऊंगी। अच्छे दोस्त के तौर पर मेरा मशवरा ये है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और अनमोल है, इसे यूँ ज़ाया ना करो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी तरह ख्वाबों की दुनिया से निकलो और हकीकत की दुनिया में आ जाओ। कुछ करने और खुद को संवारने के लिए तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। नेक ख्वाहिशात के साथ तुम्हें हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कहते हुए मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं है। मैं मोबाइल हाथ में लिए गुमसुम बैठा और बाहर पोर्ट एलिज़ाबेथ की एक रात धीरे धीरे ढल रही थी। जिसके लिए ज़िंदगी तबाह की थी, इसे बाद में ही पता चला
کہ ہماری محبت محض ایک وقتی ابال تھا۔ دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، جس کے درد نے میرے لفظوں کو پتھروں کو پگھلانے کی تاثیر دی تھی، جس کے درد میں ڈوب ڈوب کر درجنوں دلوں کو چھو دینے والی غزلیں اور نظمیں لکھی تھی۔ اس کے نزدیک وہ ایک وقتی ابال تھا۔ میری شدتوں سے عاصم واقف ہوا یا پھر جیسی اتفاق سے دوسری طرف کی شدت سے جیسی واقف ہوئی تھی۔ میں جیسی کا سامنا کیسے کروں گا؟ میری داستان سنتے ہوئے اس نے کتنا درست اندازہ لگایا تھا کہ دوسری طرف اتنی شدت نہیں پائی جاتی۔ یہاں سرے سے دوسری طرف نام کی شدت بھی نہیں تھی۔ شرمندگی اور زیاں کے احساس نے میرا سر جھکا دیا۔ یہ سر گھنٹوں تک جھکا رہا۔ گزشتہ زندگی ایک فلم کی مانند نگاہوں کے سامنے تھی۔ جیسی نے شاید درست ہی تجزیہ کیا تھا کہ میں خود اذیتی کا شکار ہوں۔ صبح ہونے تک میں خود کو خوب ملامت کرنے کے بعد کافی حد تک سنبھل چکا تھا۔ سورج طلوع ہوا تو مجھے بھی یہ خوشکن احساس ہوا کہ میری زندگی کا بھی ایک نیا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے۔ تہذیب کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔